है एवरीवन, ये है हमारा थर्ड या फोर्थ क्लास है। फोर्थ क्लास है डोमेस्टिक वायलेशन के बारे में। एंड देन ये हम पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर, और इस थर्ड चैप्टर में है 4 से लेकर 10 तक सेक्शन है। और इसमें नॉर्मली जो भी पावर्स होती है, ड्यूटीज होती है, किस किस की, जो इसमें अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं मोटे तौर पर उनकी। एक तो कौन है, प्रोटेक्शन ऑफिसर हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया। तो सर्विस प्रोवाइडर भी होता है। इसके अंदर मजिस्ट्रेट की क्या हेल्प करते हैं ये लोग, इसके अंदर वो बताया गया है इस चैप्टर के अंतर्गत। एंड देन कि सबसे पहले रिपोर्ट किसके पास आती है, जो घटना घटित होती है डोमेस्टिक वायलेशन संबंधित, वो रिपोर्ट किसके पास आती है, ये सब बताया गया। एंड रिपोर्ट देने वाले के पास उसकी क्या लायबिलिटी है, क्या लायबिलिटी नहीं बनती है। एंड देन इसकी प्रोटेक्शन ऑफिस को कैसे वो अपॉइंटमेंट किया जाता है, सर्विस प्रोवाइडर को कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है। एंड इनकी क्या क्या पावर्स होती है, क्या क्या ड्यूटीज होती है, ये सब कुछ बता रखा है। एंड इसके अंदर जो एग्रीड बंदा होता है, एग्रीड बंदी होती है, एग्रीड पर्सन होता है, उसको क्या क्या चीजें, मतलब उसको क्या क्या राइट है, क्या क्या ऑब्टेन कर सकता है वो, है ना। ओके, हम पढ़ते हैं सेक्शन 4, इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट। इसमें जो बता रखा है कि एक जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी, एंड देन जो इंफॉर्मेंट है उसकी क्या लाइबिलिटी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे भी जो भी इंफॉर्मेशन देता है, एनी बंदा या बंदी, है ना, इसमें एग्रीड पर्सन भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है उसके बिहाफ पर, उसको लगता है कि डोमेस्टिक वायलेशन हो चुका है, हो रहा है या होने की संभावना है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को इस चीज के बारे में सूचना जारी करेगा। एंड देन इसमें बताएगा नो लाइबिलिटी। तो इसमें ये चीज डिफाइन कर रखी है, बता रखा है कि जो भी देगा उसके ऊपर ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी कि भाई उसने क्यों दे दिया, कोई क्या उसने गुड फेथ में दिया है, तो ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। इसके बाद है, मैं एक बार रीड कर लेती हूँ। एनी पर्सन हु हैज रीजन टू बिलीव दैट एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेशन, इसमें लिखा है रीजन टू बिलीव दैट एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेशन हैज बीन इज लाइकली टू बी कमिटेड मे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ओके, प्रोटेक्शन ऑफिसर को देगा। देन नो लाइबिलिटी सिविल एंड क्रिमिनल, कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी बिकॉज इन्होंने गुड फेथ में दिया है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड मजिस्ट्रेट। इनमें इन तीनों की ड्यूटीज क्या, मेनली ड्यूटी बताई गई है कि इसमें क्या क्या ड्यूटी है इन तीनों की। एक पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट हु हैज रिसीव्ड ए कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेशन अदरवाइज प्रेजेंटेड प्लेस ऑफ इंसिडेंट। इसमें ये बता रखा है कि उनको या तो इन तीनों को या तो डोमेस्टिक वायलेशन की जो रिपोर्ट है वो प्राप्त हुई है, या फिर अदरवाइज प्रेजेंट, उस जहां डोमेस्टिक वायलेशन हुआ है वहां ये लोग प्रेजेंट है, व्हेन द इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेशन इज रिपोर्टेड टू हिम, और इनको ये रिपोर्ट की गई है, तो शेल इन्फॉर्म द एग्रीव्ड पर्सन। ओके, फिर बताया गया कि इसमें कितने पॉइंट है, ए बी सी डी ई ई, इसमें ये 3 पॉइंट है कि इनमें मोटे मोटे तौर पर इनकी ड्यूटीज क्या होगी। तो अगर वो बोलती है कि भाई मुझे रिलीफ चाहिए, रिलीफ, इसके अंदर रिलीफ बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। एक तो सेफ्टी के लिए बोल सकती है, एंड उसको मॉनिटरी रिलीफ चाहिए होगा, रेजिडेंस रिलीफ चाहिए होगा, कस्टडी चाहिए होगा, एंड उसको कंपनसेशन चाहिए होगा, तो वो इन सब के लिए बोल सकती है इस एक्ट के अंतर्गत। ऑफ हर राइट टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर ऑप्टेनिंग का मतलब है प्राप्त करने के लिए ए रिलीफ बाय वे ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, कि उसको संरक्षण का अधिकार होगा, जो संरक्षण का ऑर्डर होगा, आदेश होगा, मॉनिटरी रिलीफ होगा, कस्टडी ऑर्डर होगा, रेजिडेंस ऑर्डर होगा, ये सब हो गया, कंपनसेशन हो गया, और जो नीचे बता रखा है, सॉरी, ऑर्डर ऑफ मोर देन वन सच ऑर्डर अंडर दिस एक्ट, जो भी इस एक्ट के अंदर बता रखा है। हमारा बी पॉइंट है कि उसको जो सर्विस प्रोवाइडर जो सेवा प्रदाता है उनके द्वारा भी उनको सर्विस दी जाएगी, प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा भी दी जाएगी। एंड देन उनको जो उनका ये प्री लीगल सर्विस अंडर, ये मोस्टली वुमेन्स को प्रोवाइड करवाना है, वुमेन्स है कोई भी है, सबको प्रोवाइड के लिए बोला गया है। इसका एक आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, तो सबको फ्री लीगल सर्विस मिलना चाहिए। एंड
उसको 498 के बारे में कि अगर उसको साथ में लगता है प्रोटेक्शन ऑफिसर को या इन सबको कि उसको 498 के बारे में अवेयर करवाना जाना चाहिए, उसके अधिकारी से इसको अवेयर करवाया जाएगा कि उनको लगता है तो वो वहाँ भी कंप्लेंट कर सकती है। उसके बाद है प्रोवाइड दैट नथिंग इन दिस एक्ट शेल बी। मैं आपको पहले नॉर्मली बता देती हूँ हिंदी में इसको। इसका मतलब है कि अगर पुलिस ऑफिसर है, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस पुलिस ऑफिसर को आप किसी बात की होती हुई भी उसको मुक्ति नहीं मिलेगी कि मतलब उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर वो कार्यवाही नहीं कर सकता। वो कार्यवाही कर सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर। ओके, हमारा 6th सेक्शन है ड्यूटी ऑफ शेल्टर होम। देखो, ड्यूटी ऑफ शेल्टर होम, इसमें ये चीज़ बता रखी है कि जो बंदी है, एग्रीड पर्सन है, उसको शेल्टर की ज़रूरत हो तो इनकी क्या ड्यूटी है। इफ एन एग्रीड पर्सन, या तो एग्रीड पर्सन हो गया, या बिहाफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, या फिर उसके बिहाफ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, पर्सन इन चार्ज ऑफ शेल्टर होम, जो बंदा है किसका, चार्ज ऑफ शेल्टर होम का, उससे ये लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इसको आप शेल्टर होम प्रोवाइड करवाइए एग्रीड पर्सन को। उसके बाद है सेक्शन 7 ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। इसमें इसे बता रखी है कि इसमें बिल्कुल सेम चीज़ है, इसके अंदर उसके अंदर शेल्टर होम था, इसके अंदर मेडिकल फैसिलिटीज थी। If an agreed person on her behalf of protection officer and service provider requests to person in charge medical facility provide any medical aid to her, such person in charge of medical facility shall provide medical aid to the agreed person in the medical facility। इसके अंदर बोला गया था कि अगर जो बंदी है उसको ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है और उसके बिहाफ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर भी उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई इसको चिकित्सीय सुविधाएं दी जाए, तो जो चार्ज ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज के वो उनके द्वारा इनको सुविधा दी जाएगी। फिर आता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। देखो, इसमें अब तक 2 ऑफिसर के बारे में बताया गया है कि एक तो सर्विस प्रोवाइडर है, एक है प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो इनका अपॉइंटमेंट किस तरह होता है, तो इसका जो अपॉइंटमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है और ये अधिसूचना के अंतर्गत इसमें ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाई करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में होंगे उनके जो वो जहाँ भी काम करेंगे वो एरिया हो गया है, और एरिया जहाँ उनकी वो पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे वो एरिया हो गया। ये सब कुछ नोटिफाई किया जाएगा इस एक्ट के तहत, है ना। फिर बताया गया था कि जितना हो सके इसमें महिलाएं होगी, उनको एक्सपीरियंस होगा, क्वालिफाइड होगी, और मतलब इनके रूल है। इसमें बताया गया था कि मे बी प्रिस्क्राइब्ड, उनके हिसाब से उनको क्वालिफाइड होगी। उसके बाद बताया गया था कि ये लोग अपनी मतलब कुछ शर्तें होंगी उनके अनुसार काम करेंगे, और जो इनके अधीनस्थ होंगे वो भी इन्हीं शर्तों के अनुसार काम करेंगे जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद आता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये मेंस में आता है, ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। देखो, आज हम लोग सेक्शन 9 तक ही कवर करेंगे, सेक्शन 9 और 10 तक ही। इसमें ये बता रखा है कि जो भी अभी इसको नियुक्त कर दिया, किसको, प्रोटेक्शन ऑफिसर को। तो अब इसमें है कि इसकी ड्यूटीज क्या क्या बनती है, क्या क्या ड्यूटीज होती है इसकी। तो इसमें बताया गया था कि इट शेल बी ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो सबसे पहले बताया गया था कि जो कोई मामला आता है तो ये मजिस्ट्रेट साहब है, उनकी सहायता करेंगे, उनके कार्यों को डिस्चार्ज करवाने में उनकी सहायता करेंगे। सबसे पहला ए पॉइंट है। बी पॉइंट है कि टू मेक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट। इसमें बोला गया था कि जो कोई रिपोर्ट है जो किसकी, डोमेस्टिक वायलेशन की, वो मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, एक मैनर होगा, एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर होगा, वो उसके हिसाब से दी जाएगी। फिर है डोमेस्टिक वायलेशन जो कंप्लेंट फॉरवर्ड की जाएगी पुलिस ऑफिसर को। देखो भाई, जहाँ भी वो चाहिए, ये जो बंदा है कौन, प्रोटेक्शन ऑफिसर, इनके द्वारा जो उनके पास रिपोर्ट आती है, तो ये लोग उसकी जो इनके पास रिपोर्ट आई तो उसकी कॉपी 3-4 जगह ये लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। तो पहले कहाँ करेंगे, पहले हो गया कि कोई भी पुलिस ऑफिसर हो गया, है ना, पुलिस स्टेशन में उसमें भेज देंगे, कोई भी रिसिप्ट हो गया, जो भी जहाँ वो इंसिडेंट हुआ है उसकी लोकल लिमिट में।
दूसरा हो गया कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी दी जाएगी, जो भी उसकी लोकल लिमिट के अंतर्गत है। फिर है सी, टू मेक एन एप्लीकेशन इन such form and in such manner as a prescribed to the magistrate if the aggrieved person। ओके, कोई एप्लीकेशन है वो किसको दी जाएगी? मजिस्ट्रेट साहब को दी जाएगी। अगर जो एग्रीड पर्सन है उसके द्वारा अगर कोई क्लेम किया जाता है, कोई रिलीफ मांगा जाता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर, तो वो मजिस्ट्रेट साहब को उसकी वो एप्लीकेशन दी जाएगी। किस तरह दी जाएगी? एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा उसके अंदर दी जाएगी। ओके, इसके बाद डी पॉइंट आता है हमारा, टू इंश्योर दैट एग्रीड पर्सन इज प्रोवाइड लीगल एड अंडर दिस लीगल सर्विस अथॉरिटी, कि उनको जो बंदा है एग्रीड पर्सन है उसको एक फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड किया जाएगा 1987 एक्ट के तहत। ये 39 ऑफ 1987 है, इसको इस चीज को याद रखना, पूछ सकते से कोई भरोसा नहीं है। इसके बाद है कि टू मेंटेन लिस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर लीगल, जो भी इनको जो सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी इनकी एक लिस्ट को मेंटेन किया जाएगा। इसमें क्या क्या हो सकता है? एक तो लीगल एड हो सकता है, शेल्टर हो सकता है, मेडिकल फैसिलिटीज हो सकती है, एंड देन हाँ, लोकल एरिया विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट। और ये सब किसके? जो उनके मजिस्ट्रेट, जो उस लोकल एरिया जो मजिस्ट्रेट हो गया उनको बताया जाएगा। उसके बाद टू गेट एग्रीड पर्सन मेडिकल, टू गेट एग्रीड पर्सन, इसमें बोला गया था कि जो बंदा है एग्रीड पर्सन है उसको चिकित्सीय, उसका मतलब उसकी परीक्षा की जाएगी कि अगर किसको कोई फिजिकली मारपीट तो नहीं हो रखी है, तो उसकी पूरी बॉडीली इंजरी वो सब कुछ देखने के लिए उसका एग्जाम किया जाएगा। Sustained bodily injuries and forward a copy the medical report to the police station। ओके, ठीक है। पहले क्या था कि उसने क्लेम मांगा, तो नहीं सॉरी, उसके पहले था उसको अगर कोई शेल्टर होम चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज हो गया है, एंड उसको शेल्टर होम चाहिए, लीगल एड चाहिए, तो इन सब के लिए हम एक लिस्ट मेंटेन करेंगे और वो ये लिस्ट मेंटेन करके हम एक मजिस्ट्रेट साहब को भेजेंगे कि भाई इनको यही चाहिए। उसके बाद में जो भी उसके लोकल एरियाज में, उसके बाद में जो क्या है इसका एग्रीड पर्सन है उसकी पूरी बॉडी की उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, उसकी परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद उसी से पूरी बॉडी पे कोई इंजरी तो नहीं है, फिर वो जो रिपोर्ट आएगी उसको हम भेजेंगे पुलिस स्टेशन, एंड उस मजिस्ट्रेट को जो जुरिडिक्शन रखता है जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, जहाँ पर ये उसके ऊपर ये एलिग्ड हुआ है डोमेस्टिक वायलेशन का। उसके बाद इंश्योर दैट ऑर्डर फॉर मॉनेटरी रिलीफ अंडर सेक्शन 20 इज कंपाइल्ड विद द एग्जीक्यूटेड। इसमें बोला गया था कि वो एग्रीड पर्सन है उसके द्वारा मॉनेटरी रिलीफ की डिमांड भी कर सकती है, तो वो भी उसको, अगर वो मॉनेटरी रिलीफ की डिमांड करती है तो उसका जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेगा। फिर टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज ए मे बी प्रिस्क्राइब, इसमें बताया गया था कि जो और भी ड्यूटीज है इसके अंतर्गत, इसमें सब कुछ नहीं बता रहे थे, लेकिन अदर ड्यूटीज है वो भी ऐसे ही परफॉर्म की जाएगी जैसे कि इसके अंतर्गत प्रिस्क्राइब्ड है। उसके बाद आता है द प्रोटेक्शन ऑफिस सेल बी अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन of the magistrate and shall perform duty imposed him by the magistrate and the government by or under this act। इस चीज के अंदर बताया गया था कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा वो हमारी जो सरकार होगी उसके नियंत्रण में होगा। मजिस्ट्रेट ऑफिसर होगा सरकार के नियंत्रण में, इसके अंदर मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में होगा, और जो सारी अपनी ड्यूटीज है दोनों के नियंत्रण में होगा, और जो सारी ड्यूटीज है वो इस एक्ट के अधीन रहते हुए करेगा। उसके बाद से हमारा सेक्शन 10 में बताया जाता है कि सर्विस प्रोवाइडर का जो इनकी नियुक्ति होती है वो कैसे होती है। सर्विस प्रोवाइडर एक एनजीओ टाइप का होता है कि इनकी जो भी एसोसिएशन होता है, वॉलंटरी एसोसिएशन होता है,
इनके अंतर्गत इनकी नियुक्ति की जाती है, या फिर कोई कंपनी अधिनियम हो गया, या फिर कोई भी अन्य लॉ हो गया जो इन्फोर्स में है, उनके अकॉर्डिंग इनकी नियुक्ति होती है। ओके, चलो लेट्स रीड। Subject to such rule as may be made in behalf any voluntary association registration under the Societies Registration Act 1860 or a company registration under the Companies Act 1956 or any other law for the time being in the force with the objective, उनका objective है of protecting the right and interest of women by lawful means include provide of legal aid करवाएंगे, medical, financial, other assistance shall register itself with the state government as a service provider for the purpose of this act। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि ये जो तीनों चीज़ें दो चीज़ें हैं इनके अंतर्गत, या फिर कोई एनी लॉ, एनी अदर लॉ फॉर टाइम द बीइंग इन फोर्स, तो इनका ऑब्जेक्ट क्या है, जो वुमन है इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इनको ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज अवेलेबल करवाना, एंड और सर्विस प्रोवाइडर है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास में इनका रजिस्ट्रेशन होगा। ओके, उसके बाद बताया गया है इसका सबसेक्शन 2, ए सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड अंडर सबसेक्शन 1 shall have the power to record the domestic incident report। इसमें बोला गया था कि जो डोमेस्टिक रिपोर्ट है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, इफ द अगर एग्रीड पर्सन डिजायर करता है फॉरवर्ड ए कॉपी देयर ऑफ द मजिस्ट्रेट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ए हैविंग ज्यूरिडिक्शन इन द एरिया वेयर द डोमेस्टिक वायलेशन टुक प्लेस। ओके, इसमें बताया गया था कि आप लोगों ने जो मैं पीछे बताई थी प्रोटेक्शन ऑफिसर की, उसकी एक अलग ड्यूटीज़ है, इनकी एक अलग ड्यूटीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें समानता है। इसमें बोला गया था कि जो डोमेस्टिक वायलेशन की रिपोर्ट उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इफ द एग्रीड पर्सन सो डिजायर, उसके डिजायर है तो उसको कॉपी को फॉरवर्ड किया जाएगा, किसको, मजिस्ट्रेट को एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर को। कौन से वाले को किया जाएगा, जहाँ वो उसका डोमेस्टिक वायलेशन हुआ है उस वाले मजिस्ट्रेट को। इसका बी है गेट द एग्रीड पर्सन मेडिकल, इसका मेडिकल एग्जाम भी होगा, एंड फॉरवर्ड कॉपी मेडिकल रिपोर्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड पुलिस स्टेशन विथ द लोकल लिमिट्स ऑफ विच द डोमेस्टिक वायलेशन टुक प्लेस। देखो, जो पहला पॉइंट है ए और बी, इनमें डिफरेंट क्या है। ऊपर क्या है, वो एक डोमेस्टिक रिपोर्ट, सबसे पहले डोमेस्टिक रिपोर्ट लिखिएगा भाई, कोई बंदी आई है या फिर जहाँ उनको कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिली है तो उस चीज़ को ये लोग लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और दो लोगों के पास भेजेंगे। किस किस के पास, मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे एक तो, दूसरा जो भी उनके प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास भेजेंगे जो उनके एरिया में। लेकिन दूसरा पॉइंट अलग है। इसमें ये चीज़ बता रखी है कि अगर वो जो बंदी है उसकी अगर हम उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है तो वो किसको भेजी जाएगी, मेडिकल रिपोर्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर। मतलब जो मेडिकल रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी जाएगी, वो ओनली प्रोटेक्शन ऑफिसर को और पुलिस स्टेशन, प्रोटेक्शन ऑफिसर को एंड पुलिस स्टेशन जो उसके लोकल लिमिट में उसको भेजी जाएगी। तो आप ये चीज़ मत करना कि हर चीज़ इन तीनों को ही भेजी जाएगी, नहीं भाई। ऊपर वाली चीज़ है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, वो दो लोगों को भेजी जाएगी और ये भी दो लोगों को भेजी जाएगी, लेकिन इसमें दोनों लोग अलग अलग है। उसके बाद है इंश्योर दैट एग्रीड पर्सन इज प्रोवाइड शेल्टर इन शेल्टर होम इफ सी सो रिक्वायर एंड फॉरवर्ड रिपोर्ट ऑफ द एग्रीड पर्सन। ट्रेन की आवाज़ आ रही है, मैंने बंद कर दिया था। इसमें है कि इंश्योर दैट एग्रीड पर्सन इज प्रोवाइड शेल्टर इन शेल्टर होम। अगर वो जो एग्रीड पर्सन है उसको ज़रूरत है शेल्टर होम की, इफ सी शो रिक्वायर एंड फॉरवर्ड रिपोर्ट, उसको शेल्टर होम की ज़रूरत है, उसको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो उसकी रिपोर्ट एग्रीड पर्सन की इन शेल्टर होम टू पुलिस स्टेशन,
पुलिस स्टेशन दी जाएगी जहाँ भी वो उसकी जो लोकल लिमिट के अंदर है। तो इसमें जो प्रोटेक्शन ऑफिसर को तो जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी वो दी जाएगी, लेकिन जो अगर तो शेल्टर होम प्रोवाइड किया जाएगा वो मजिस्ट्रेट को नहीं दिया जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर को नहीं दिया जाएगा, बस पुलिस स्टेशन दी जाएगी। नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग shall lie against any service provider, any member of service provider who is deemed to be acting इसका purporting to act under this act for anything which is in good faith। इसमें देखो भाई, इसमें नॉर्मल से सीधी बात यह है कि कोई भी सूट, कोई प्रोसिक्यूशन, अदर लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी किन किन के ऊपर, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, उसके मेंबर हो गया, क्योंकि उन सब लोगों ने ये गुड फेथ के अंतर्गत किया है। जो भी इस एक्साइज ऑफ पावर और डिस्चार्ज फंक्शन, ये जो पावर है डिस्चार्ज फंक्शन के है, ये सब इस एक्ट के द्वारा उनको मिले हुए, जो उन्होंने इस एक्ट के अंतर्गत किए गए, उनकी कोई भी, उनके अगेंस्ट कोई भी सूट नहीं होगा, कोई भी ऐसा प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा, कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। सीधी बात यह है। अब है ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। पहले किसकी ड्यूटीज आई थी? सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर की, और उसके बाद आ गई है सर्विस प्रोवाइडर की। सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? ये जो भी वॉलंटरी एसोसिएशन होती है इनमें होते हैं, कंपनीज होती है, या फिर कोई अदर लो बिंग बोर्ड उसकी होती है, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्ट्रेशन होती है ना। दूसरी बात, इनकी ड्यूटीज़ ये है कि भाई जो भी ये जो रिपोर्ट करते हैं जो उसको डोमेस्टिक वायलेशन को, उसकी दो लोगों को दी जाएगी, प्रोटेक्शन को एंड मजिस्ट्रेट को। फिर उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट होगी वो मजिस्ट्रेट को नहीं दी जाएगी। फिर उसके बाद जो शेल्टर रिपोर्ट होगी, शेल्टर को ज़रूरत है तो वही मजिस्ट्रेट को नहीं दी जाएगी। फिर है तीन चीज़ें हैं इसमें, तीन चीज़ें बता रखी। ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, पर ये इसमें मतलब मैं भी कंफ्यूज थी पहले कि भाई एक सबसे पहली रिपोर्ट थी वो दी जा रही थी मजिस्ट्रेट को एंड किसको, प्रोटेक्शन ऑफिसर को, लेकिन जब बाद वाली रिपोर्ट उनको देना ज़रूरी नहीं है। तो अपन इसका ये होता है कि हाँ भाई ये रिपोर्ट है, ये उसकी दी जाएगी, उसको दी जाएगी, लेकिन वो रिपोर्ट उनको नहीं दी जाएगी। ये चीज़ याद रखना। तो इसके बाद ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट शेल टेक ऑल मेजर टू इंश्योर दैट। देखो गवर्नमेंट की ये ड्यूटीज़ है कि लोगों को, सेंट्रल की या स्टेट गवर्नमेंट की, कि एक लोगों को अवेयर करवाने के लिए उनकी ये ड्यूटी है। तो टू प्रोविजन दिस एक्ट आर गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू पब्लिक मीडिया इंक्लूडिंग द टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया, रेगुलर इंटरवल। इसमें से बता रखी है कि भाई जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वह नॉर्मली लोगों को अवेयर करवाए किसके माध्यम से, एक पब्लिसिटी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन, रेडियो, कि डोमेस्टिक वायलेशन भी एक अपराध के अंतर्गत आता है। उसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर एंड मेंबर्स ऑफ जुडिशियल सर्विस आर गिवन पीरियड सैनिटाइजेशन एंड अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑन द इशू एड्रेस बाय दिस एक्ट। ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, वो जो हमारे ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर है और उनके मेंबर है, जुडिशियल सर्विस है, तो इन सब लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई तुम किस तरह से जो इशू है इस एक्ट के अंतर्गत, उनके बारे में लोगों को आप अवेयर करवा सकते हो। ओके, इफेक्टिव टू कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर बाय द कंसर्न एंड मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट डीलिंग विथ लॉ। इसमें बोला गया था कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइडेड किया जाता है, इनमें एक वो होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये कि ये डिपार्टमेंट डीलिंग विथ द लॉ, होम अफेयर हो गया है, इंक्लूडिंग लॉ, ऑर्डर, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्सेज, एड्रेस इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेशन, मतलब जो भी हेल्थ इशू हो गया है, डोमेस्टिक वायलेशन हो गया है, इन सब के बारे में इनमें एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि उस चीज़ के बारे में अच्छे से लोगों को अवेयर करवा सके। एस्टेब्लिश एंड पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ सेम इज कंडक्टेड। इसे मुलाकात है कि उनकी क्या रिव्यू है इस चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ होनी चाहिए। प्रोटोकॉल, इनमें प्रोटोकॉल भी होना चाहिए, वेरियस मिनिस्ट्री, जो मतलब मिनिस्ट्रीज के द्वारा प्रोटोकॉल बनाया जाना चाहिए।
और इनको डिलीवर करवा मतलब ये सर्विस को डिलीवर करवाना चाहिए वुमन को। वुमन अंडर दिस एक्ट इंक्लूडिंग द कोर्ट आर प्रिपेयर्ड एंड पुट इन प्लेस। ओके गाइस, आज हमारा जो चैप्टर है, आज का जो क्लास है वो यहाँ ख़त्म होती है। एंड कल से हम पढ़ेंगे सेक्शन 11 से सेक्शन 12 से, है ना। एंड इसमें सेक्शन 12 में कल मैं आपको इम्पोर्टेंट केस लॉज है वही बताऊंगी मैं आपको। एंड अगर आपको क्लास में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट वगैरह कर दीजिए, मैं उसको वापस से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड देन हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन का मतलब ये कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, सॉरी, इन्फॉर्मेंट टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एक्सक्लूजन एंड लाइबिलिटी इन्फॉर्मेंट। इसमें बोला गया था कि अगर जो भी बंदा, इसमें बोला गया था कि जो कोई बंदा है उसके द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेंट दी जाती है तो भाई उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, मतलब उसकी ऐसी कोई ड्यूटीज़ नहीं बनती क्योंकि वो गुड फेथ में देता है। और डोमेस्टिक वॉयलेशन हो चुका है, हो रहा है, होने वाला है। ओके, उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 5, ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड मजिस्ट्रेट। इनमें इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हो गया, तो भाई इनमें इनको जो भी सर्विस है वो इनको प्रोवाइड की जाएगी। एक प्री लीगल एड हो गया है, 498 के बारे में बताया जाएगा। और जो ये रिपोर्ट है वो लिखी जाएगी और इनको जो भी जो ऑर्डर है, जो भी रिलीफ है वो प्रोवाइड किए जाएंगे इनके द्वारा। एंड ऑफ हर राइट, है ना, ऑब्टेनिंग रिलीफ बाय वे प्रोटेक्शन ऑर्डर हो गया है, मॉनिटरी रिलीफ हो गया है, कस्टडी ऑर्डर हो गया है। तो सबसे मेनली जो मुख्य बात है इसमें ये याद करने की है कि इन तीनों की क्या ड्यूटी है। तो इन तीनों की इसमें एक निष्कर्ष बता रखा है, आगे एक्सप्लेनेशन कर रखा है, आगे स्पष्टीकरण है, लेकिन इसमें बता रखा है कि भाई नॉर्मली इसको जो रिलीफ है, रिलीफ इसमें बहुत सारे तरीके से वो सब रिलीफ दिए जाएंगे। और ये तीनों बंदे, सॉरी 2 बंदे हैं, कौन कौन सा, सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर, इन दोनों को दी जाएगी, प्री लीगल एड दिया जाएगा। एंड उसको अपने राइट के बारे में अवेयर करवाया जाएगा कि बहन तुम 498 के अंतर्गत भी अपना तुम क्लेम कर सकती हो। उसके बाद है ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम, कि जो बंदी है उसको घर से निकाल दिया गया है तो उसको शेल्टर की ज़रूरत है, तो वो शेल्टर उसको प्रोवाइड किया जाएगा। वो या तो वो खुद मांग सकती है, मतलब अगर उसको वो मतलब इफ़ एन एग्रीड पर्सन हो सकती है, या फिर उसके बिहाफ पर ये लोग दोनों जो शेल्टर होम का जो वो चार्ज ऑफ शेल्टर होम है उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गया है। उसके बाद है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, देखो शेल्टर होम हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गया। उसके बाद हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, तो इनमें इनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा और ये हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। इनका जो एरिया है वो भी नोटिफाई किया जाएगा कि भाई आपको कौन से एरिया के अंदर अपनी पावर का परफॉर्म करना है। एंड देन इसमें बोला गया था कि इसमें महिलाएं होगी और ये शर्तों के अधीन काम करेंगे, और जो इनके सब ऑर्डिनेट है वो भी इन शर्तों के अंदर काम करेंगे। उसके बाद देखिए इनकी ड्यूटीज़ हो गया। सबसे पहले ड्यूटीज़ है कि ये मजिस्ट्रेट साहब की हेल्प करेंगे। उसके बाद में अगर कोई भी डोमेस्टिक रिपोर्ट है ना तो वो इनको दी जाएगी। उसके बाद में ये जो रिपोर्ट है ये पुलिस स्टेशन दी जाएगी एंड सर्विस प्रोवाइडर को दी जाएगी। उसके बाद में हो गया है कि अगर कोई एप्लीकेशन है संबंधित है कि वो जो एक्सक्लूड पर्सन है उनको कोई रिलीफ चाहिए तो वो जो एप्लीकेशन है वो दी जाएगी, मजिस्ट्रेट साहब को दी जाएगी। इसके बाद प्री लीगल एड का आ गया फिर से, और जो इनको मतलब इनको अवेयर करवाया जाएगा इन सारी चीज़ों के बारे में। शेल्टर होम हो गया, फ्री लीगल एड हो गया है, काउंसलिंग हो गया है और मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गया है। उसके बाद बताया शेल्टर होम तो उसको शेल्टर होम अगर दिया जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ दी जाएगी, उसकी जो रिसिप्ट है वह कहाँ कहाँ भेजी जाएगी, पुलिस स्टेशन को भेजी जाएगी एंड मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। हो गया। उसके बाद हो गया है कि अब उसको कोई बॉडीली इंजरी होगी उसकी भी रिपोर्ट बनाई जाएगी। उसके बाद अगर उसको कोई भी मॉनिटरी रिलीफ चाहिए है तो हम सेक्शन 20 के अंदर तो उसकी जो कार्यवाही होगी वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगी। ओके, और भी इसके ड्यूटीज़ है तो भाई जो प्रेस्क्राइब फॉर्म दे रखा है उसके अंतर्गत ही होगी। फिर बताया गया था कि ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होंगे वो हमारी सरकार के अधीन होंगे, मजिस्ट्रेट के अधीन होंगे। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर, ये 2 एक्ट है, कौन कौन सा, एक तो कंपनीज एक्ट है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इनके अंदर नियुक्त किए जाएंगे। और या फिर कोई और लॉ है इसके अंदर नियुक्त किए जाएंगे।
उसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन होंगे, मतलब ये एनजीओ टाइप के होते हैं। उसके बाद इनके अगर इनको रिकॉर्ड किया है तो किसी को भेजेंगे, और मेडिकल रिपोर्ट है किसको भेजेंगे, और शेल्टर होम है वो किसको भेजेंगे। इनके ऊपर कोई ऐसी कोई ड्यूटीज़ नहीं चलेगी। फिर सेक्शन 11 इसमें बता रखा है कि ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें बता रखा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, वो किस तरह जो इनके अधिकारी है लीगल फील्ड में हो गए हैं, या फिर ये इनके मिनिस्ट्रीज है, किस तरह प्रोटोकॉल बनाएंगे, या फिर उनको रिप्रेजेंट करेंगे। और इनको मतलब जो भी है वुमन के लिए मिनिस्ट्रीज हो गया है, प्रोटोकॉल बनाएंगे, और टेलीविज़न हो गया, मीडिया के माध्यम से इन सब चीज़ों में अवेयर करना पड़ेगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।